आज अपन हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे कंपनी का फैलता शासन। कल अपन ने पढ़ा था कि कंपनी के अफसर नवाब कैसे बन गए। ठीक है, जो बंगाल के नवाब थे मीर जाफ़र, उनको हराया और कंपनी वहाँ जाकर नवाब बन गई। जो नवाब होते थे वो नवाब कहलाने लगे। अपने देश से जाने के बाद जब वो वापस इंग्लैंड गए तो वहाँ पर वो नवाब कहलाने लगे। ठीक है, तो अब है कंपनी का फैलता शासन। अब कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। प्लासी के युद्ध में उनकी जीत हो गई, कंपनी की जीत हो गई, तो उनकी शक्ति बढ़ गई। फिर बक्सर की लड़ाई हुई थी जो 1764 में, तो वहाँ पर भी कंपनी की जीत हो गई। तो इस तरह कंपनी की शक्ति बढ़ने लगी और उसने अपना शासन फैलाना शुरू किया। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। अब 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों पर जो कब्जे किए थे वो कैसे किए थे वो हम पढ़ेंगे। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। अब कंपनी ने राज्यों पर अधिकार किया, कब्जा किया, लेकिन उसने सेना के माध्यम से नहीं की। ज़रूरत पड़ती थी तो वो सेना का भी यूज़ लेती थी, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो कंपनी ने सैनिक हमला नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया और कंपनी ने भारतीय रियासतों पर कब्जा करने के लिए उसने क्या किया कि जो चालाकी से उसने भारतीय रियासतों पर अपना अधिकार किया, है ना। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। अब कंपनी ने क्या किया कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद कंपनी ने जो भारतीय रियासतें थी वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अपनी रेजिडेंट तैनात कर दिए। अपने 10, 15, 20 अंग्रेज अधिकारियों को वहाँ रियासतों में नियुक्त कर दिया। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और ये एक कंपनी के पॉलिटिकल और व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में उनको तैनात कर दिया था। अब ये क्या काम करती थी? उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। वे भारतीय रियासतों में उनको तैनात कर देते थे कि भाई अब ये रियासत हमारे कब्जे में है तो यहाँ पर ये हमारे प्रतिनिधि रहेंगे और यहाँ की देखभाल करेंगे, आप अपना काम करते रहो, ये अपना काम करते रहेंगे। तो ये लोग क्या करते थे कि कंपनी के हितों की रक्षा करते थे वहाँ बैठकर, और कंपनी को किस तरह आगे बढ़ाना है, कंपनी को क्या फ़ायदा होगा यहाँ से, इन सब चीज़ों की वो निगरानी रखते थे। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे और फिर जो रेजिडेंट होते थे वे वहाँ उन रियासतों में उन्हें बैठा दिया जाता था और वे वहाँ रियासतों के अंदर जो भी कार्य होते थे उन सब को देखते थे और जहाँ कंपनी का फ़ायदा होता था उसकी खबर वे कंपनी को दे देते थे। तो इस तरीके से वे रियासतों के आंतरिक मामलों में भी दखल देने लगे कि भाई जैसे अब राजा अभी राजा है, इसकी मृत्यु के बाद अगला राजा कौन बनेगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। और वे धीरे धीरे ये रेजिडेंट उन रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। जब कोई राजा बनाया जाता था तो वो भी कंपनी तय करती थी कि राजा कौन बनेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ होने लगी। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। अब कंपनी ने जो रियासतें होती थी उनके साथ सहायक संधि कर लेती थी और उस सहायक संधि में क्या होता था कि जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, जो इस सहायक संधि को मान लेती थी, वे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। जो इस सहायक संधि को मान लेता था उस सहायक संधि के आधार पर जो भारतीय रियासतें थी वे अपनी सेना नहीं रख सकती थी। अब
अपनी सेना नहीं रखेगी तो अगर कोई दूसरी रियासत उन पर आक्रमण करेगी तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगी। तो उसके लिए कंपनी की तरफ से उन्हें सुरक्षा मिलती थी। कंपनी कहती थी कि तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, हमारी जो सेना होगी वो आपकी सुरक्षा करेगी, इस सहायक संधि के आधार पर। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए, और हम जो सेना रखेंगे उसके रखरखाव के लिए कंपनी को आप लोग हमें पैसा दोगे। मतलब ये प्रश्न आ जाता है एक सहायक संधि क्या है, तो आप ये लिखोगे कि सहायक संधि के आधार पर कंपनी रियासतों को कहती थी कि भाई आप लोग अगर आप ये सहायक संधि मानते हैं तो आप अपनी स्वतंत्र सेनाएं नहीं रखेंगे, आपकी सुरक्षा का दायित्व कंपनी का होगा, और जो कंपनी जो सेना रखेगी उसके बदले में कंपनी की सेना के रखरखाव के लिए आपको पैसे देने होंगे। अगर तो ये देखो ये कंपनी की चालाकी हो गई, ना तो रियासत अपनी सेना रख सकता था और इस तरीके से कंपनी की सेना और मजबूत होती जा रही थी, बढ़ रही थी। और जो हमारे भारतीय राजा वगैरह थे वो क्या सोचते थे कि वह सेना वगैरह नहीं रखनी पड़ेगी और हमें उसकी देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी, और अगर कोई हमारे पे आक्रमण करेगा तो उससे कंपनी हमारी रक्षा करेगी। बल्कि उल्टा हो रहा था, कंपनी अपनी शक्ति मजबूत कर रही थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते और ऐसी स्थिति में अगर जो सेना सहायक संधि के आधार पर जो राशि दी जानी थी अगर राजा नहीं दे पाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती है। और कभी कभी राजा अगर वो पेमेंट देने में मुश्किल होती थी तो कंपनी क्या करती थी कि अगर तुम पेमेंट नहीं दे रहे हो तो ऐसा करो कि ये तुम्हारा जो इतना इलाका है वो हमारे कब्जे में रहेगा, और कब्जा कर लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था उस समय अवध के नवाब कौन थे जो अपन ने आगे पढ़ा था, सिराजु दौला को 1801 में प्लासी के युद्ध में जब वो हार गए थे, बंगाल में अवध में सिराजुद्दौला का अधिकार था और वहाँ पर जो प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें उसकी हार हुई थी। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। 1757 में जब वो हार गया तो 1757 से लेकर 1801 तक उन्होंने कंपनी को सहायक संधि के आधार पर राशि देता रहा, लेकिन 1801 में किसी कारणवश वो राशि नहीं दे सका तो उसे मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे और इसी आधार पर उनका काफ़ी इलाका कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। ठीक है बच्चों, तो अब कल हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। धन्यवाद।